तो शानदार एडिटोरियल है आज का। ये देखिए, ये आज का है, ठीक है ना। अगर मैं इसे देख पा रहे हैं 16 अप्रैल का है, तो हम लोग इसको पढ़ने को यहाँ पे दो एडिटोरियल है। एक ये है ड्राई डेज है, दूसरा दोस्तों डिवाइस मैनेस, ठीक है, ये वाला है। तो दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे दोनों भाई मिल करके। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, और बाकी जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है वो मैं डालता रहूँगा, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। आपके लिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। तो इसको मैं बड़ा करूँगा ड्राई डेज, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा आँख में इसकी वजह से परेशानी होती है, लेकिन क्या करें, झेलना तो पड़ेगा ही दोस्तों। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। कह रहे ड्राई डेज की बात करें, यानी सूखे दिन आने वाले हैं दोस्तों। गवर्नमेंट को ड्राई डेज के एज इंडिया, जैसे कि इंडिया सामना कर रहा है दोस्तों रेनफॉल यानी बारिश में कमी का डेफिसिट, बारिश में की कमी का, इट मस्ट, उसको ज़रूर मेक तैयारी करना चाहिए, प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट, सबसे बदतर हालात के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऊपर हम कर लेते हैं। आफ्टर द क्रेस्ट, ये एक प्रूवर्ब है कि ऊंचाई के बाद द ट्रॉफ इज़ इनविटेबल, के नीचाई ज़रूर होती है। आफ्टर द क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, सबसे ऊंचा। ट्रॉफ का मतलब होता है निचला स्तर, यानी जब कोई चीज़ अपने सबसे ऊंचा स्तर पर पहुंच जाती है तो उसके बाद गिरना या कम होना स्वाभाविक है, यानी तय है, इनविटेबल, यानी इसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा होकर ही रहेगा। फॉलोइंग 2 ईयर्स, यहाँ से पढ़ते हैं कि फॉलोइंग 2 ईयर्स ऑफ सरप्लस रेनफॉल, के लगातार 2 साल के जिसमें सरप्लस हुआ, यानी सबसे ज़्यादा हो गया, यानी 2 साल ज़्यादा बारिश होने के बाद, सरप्लस रेनफॉल मतलब सामान्य से ज़्यादा बारिश जब हो गई, भारत अब आने वाले मानसून में बड़ी कमी का सामना कर सकता है। इंडिया जो है क्या कर सकता है दोस्तों, इज़ लाइकली, हो सकता है स्टेयरिंग, कि वो घूरे एट सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टफॉल, कम बारिश का इन द कमिंग मानसून, आने वाले मानसून या बारिश के मौसम में। घूरने का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कम हो। स्टेयरिंग एट का मतलब होता है सामने दिखाना, देखना, यानी वो देख सकता है, घूर सकता है, सीधा सामना करना। शॉर्टफॉल का मतलब होता है कमी, ठीक है। कह रहे कि इंडिया जो इंडियन जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अप्रैल की भविष्यवाणी में कहा कि जून से सितंबर तक 8% कम बारिश होगी। कह रहे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट IMD जिसको बोलते हैं, इन इस अप्रैल के भविष्यवाणी में हैज़ क्या है प्रिडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की कि 8% की कमी होगी, या बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो, या नॉर्मल या सामान्य नॉर्मल से भी कम उसका जो है बारिश होगी कमिंग जून, आने वाले जून या सितंबर में। करे कि देयर इज़ अ 5%, यहाँ पर है 5% मार्जिन ऑफ एरर, यानी 5% की गलती हो सकती है, यानी इस अनुमान में 5% तक गलती हो सकती है। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब होता है थोड़ा ऊपर नीचे होना, मार्जिन ऑफ एरर इन दिस एस्टिमेट, इस अनुमान में, बट गोइंग बाय IMD's ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आप IMD के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से चले, ठीक है, यानी ट्रैक रिकॉर्ड जो पहले का काम है, IMD के पुराने रिकॉर्ड को देखें तो कई बार उसने सामान्य मानसून की उम्मीद की, लेकिन भारत में आखिर में सूखा पड़ गया। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं आगे। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों, और हम इसको पढ़ेंगे, आगे करेंगे ताकि आप अच्छे से समझें। ओके, तो अब अगर हम बट गोइंग बाई द IMD के रिकॉर्ड, देयर आर मेनी मोर टाइम, बहुत वक्त ऐसा हुआ कि इट यानी IMD एक्सपेक्ट, उसने उम्मीद की थी कि सामान्य मानसून होगी, यानी बारिश होगी, ओनली फॉर इंडिया में तो अब, लेकिन वो क्या हुआ आखिर में, एंड अप यानी ख़त्म हुआ विद अ ड्रॉट, एक खुश्की के साथ, यानी बारिश हुई नहीं। देन इट हैज़ फोरकास्ट, इसके बजाय कि जो उसने फोरकास्ट भविष्यवाणी की थी, अ ड्रॉट एंड बीन प्रूव्ड रॉन्ग, कि उसने जो ड्रॉट का जो वो किया था दोस्तों, भविष्यवाणी करी थी, तो वो हमेशा से प्रूव हुआ रॉन्ग, गलत साबित हुआ। यानी तो कई बार उसने क्या है सामान्य मानसून की उम्मीद की थी, एक्सपेक्टेड, लेकिन भारत में आखिर में सूखा पड़ गया, एंड अप, यहाँ एंड अप विथ अ ड्रॉट, सूखा पड़ने, ठीक है, आखिर में वही हुआ, एंड अप मतलब, जबकि उसने सूखे की भविष्यवाणी कई बहुत ही कम बार की और गलत साबित हुआ। क्या व्हेन इज फोरकास्ट ड्रॉट, जब उसने भविष्यवाणी की, जब व्हेन इट देन, जबकि उसने क्या है फोरकास्ट किया, भविष्यवाणी की थी दोस्तों, अ ड्रॉट, एक खुश्की का, सूखे का, एंड बीन प्रूव्ड, और वो कई मरतबा गलत साबित हुआ।
क्या है, प्रूव्ड रॉन्ग मतलब भविष्यवाणी कम बार की और गलत साबित हुआ। इनफैक्ट सच में देखिए असल में बात क्या है, इनफैक्ट व्हेन आईएमडी, जब आईएमडी ने चेतावनी दी वार्न्स ऑफ अ डेफिसिट, कमी की, यानी शॉर्ट के बारिश की कमी की अप्रैल में, हिस्ट्री इतिहास दिखाता है कि इंडिया ने ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस देखा है सूखा को। यानी सच में अगर देखा जाए तो जब आईएमडी ने अप्रैल में कम बारिश की चेतावनी देता है, जब भी कम बारिश की आईएमडी ने चेतावनी दिया है तो इतिहास दिखाता है कि भारत में अक्सर सूखा पड़ता है। यानी कम बारिश का मतलब क्या है, वो ये चेतावनी दे रहा है कि भाई सूखा पड़ेगा, ठीक है, ओके। कहने कि ये जो संस्था है, द एजेंसी, ये जो संस्था है इन इट्स ऑफिशियल लेक्शन, ठीक है, लेक्सिकन, अपने आधिकारिक क्या है, सरकारी भाषा में आधिकारिक शब्द में सूखा शब्द नहीं बोलते ये लोग, नेवर यूज़, ये नहीं करते टर्म ड्रॉट, ये लोग ड्रॉट कभी नहीं बोलते बारिश कम होगी, लेकिन लोगों को अक्लमंदी समझ जाना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई वो कहना चाह रहे कि सूखा पड़ने वाला है ओनली, और वो रिफर्स हवाला देते हैं टू अ डेफिसिट, कमी का बिलो 90%, 90% से ज़्यादा कम हो जाएगी एज अ डिफिशियंट, ठीक है, यानी कमी का, ठीक है। अच्छा चलिए हम इसको पढ़ते हैं, आगे ऊपर करेंगे थोड़ा सा। इन द अप्रैल ऑफ 2015 बल्कि 90% से कम बारिश को कम कहते हैं। डिफिशिएंट का मतलब होता है कम है, 90% से के जो कम होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफिशिएंट के तौर पे वो आईएमडी ऐसा बोलते हैं। इन द अप्रैल ऑफ 2015 के अप्रैल में आईएमडी ने कहा था कि मानसून सामान्य से कम होगा, ठीक है, और बारिश 93% होगी, है कई सालों का औसत, ठीक है। इन द अप्रैल 2000 में आईएमडी ने जारी किया था कि भाई अब बिलो नॉर्मल मानसून होगा, यानी सामान्य से कम मानसून होगा। ये जो भविष्यवाणी थी फोरकास्ट फॉर द 2015 के साउथ वेस्ट मानसून सीजन का, साउथ वेस्ट मानसून सीजन का क्या मतलब है, एक एक चीज़ को समझो दोस्तों। यानी अप्रैल 2015 में आईएमडी ने क्या है, सामान्य को से कम मानसून का क्या है, पूर्व अनुमान जारी किया था। पूर्व अनुमान मतलब अनुमान से फोरकास्ट, भविष्यवाणी की थी फॉर द 2015 साउथ वेस्ट मानसून सीजन, यानी 2015 के दक्षिण और पश्चिम मानसून मौसम के लिए, ठीक है। साउथ दक्षिण का भी, वेस्ट मानसून के सीजन के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की थी। क्या है, प्रिडिक्टिंग, ये अनुमान लगाते हुए कि सीजनल रेनफॉल, यानी पूरे जो सीजन में जो बारिश होगी वो 93% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज गेन। भाई साहब बहुत हार्ड सेंटेंसेस है, माय गॉड। यह अनुमान लगाया गया कि पूरे मौसम की बारिश क्या है, दीर्घकालिका औसत का 93% होगा। सीजनल रेनफॉल पूरे मौसम का 93% होगा, ऑफ द लॉन्ग टर्म, लंबे समय का जो एवरेज है औसतन उसका 93% होगा दोस्तों, ठीक है। अगेन दोबारा ये क्या है, बिलो नॉर्मल, ये नॉर्मल से कम था, यानी फिर से क्या है, सामान्य से कम। सामान्य से कम मतलब क्या होगा, अब सूखा पड़ेगा। इंडिया जो है आखिर में एंडेड अप मच वर्स, अब जो है क्या हुआ, लेकिन भारत में हालत और ख़राब हो गई। एंडेड अप यानी ख़त्म किया अपनी स्थिति को, मच वर्स बहुत बुरी हालत के साथ। कितना, 86% लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी आखिर में क्या है, ऐसा हुआ कि और बारिश जो है सिर्फ 86% रही लंबे समय का औसत। अगर आप लंबे समय का औसत लॉन्ग पीरियड एवरेज निकालते हैं तो सिर्फ कितनी रही दोस्तों, 86%। जहाँ वो 90% बोल रहे थे वो 86% रही, जिसको आईएमडी जो है वो इस बार जो है आईएमडी को लगता है कि मानसून का जो है दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा यानी अगस्त और सितंबर कमज़ोर रहेगा। उम्मीद करता है आईएमडी एक्सपेक्ट अ डिप्रेस्ड मानसून, यानी डिप्रेस मतलब दबा हुआ मानसून, यानी बारिश कम बारिश दिस टाइम, इस मरतबा इन द सेकेंड, दूसरे महत्वपूर्ण मानसून के दरमियान का हिस्सा, यानी अगस्त और सितंबर में क्या होगा दोस्तों, मानसून कम होगी। ऑन द बैक का क्या मतलब, यहाँ ऑन द बैक का मतलब होता है इसके कारण, किसके कारण, ऑन द बैक ऑफ किसके कारण, वेदर मॉडल्स, जो
क्या बोलते हैं, जो मौसम के बारे में जो मॉडल्स हैं जिसमें एक इल नीनो भी बोलते हैं, जिसमें इशारा कर रहा है इल नीनो की तरफ। ये इल नीनो क्या होता है दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं बताता हूँ। ओके, पढ़ेंगे क्या है साइक्लिकल फिनोमिनन वेयर क्या है हीटिंग ऑफ द सेंट्रल क्या है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन बियॉन्ड 1 डिग्री। बहुत हार्ड इंग्लिश है, लेकिन मैं आपके लिए दोस्तों करके सेल्सियस हैज़ कॉरस्पॉन्डेड 9 आउट ऑफ 16 टाइम सिंस 1950 टू अ डेफिशिएंट मानसून। अब समझो तुम लोग क्या है, यानी दूसरा आधा IMD एक्सपेक्ट्स अ डिप्रेस। IMD क्या है, उम्मीद थी कि कमज़ोर मानसून होगी इस मरतबा, यानी IMD को उम्मीद थी कि कमज़ोर मानसून की उम्मीद है। ठीक है, कब? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून, अगस्त एंड सितंबर। सेकेंड हाफ क्या था दूसरा आधा, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया अगर आपने देखा होगा। क्रूशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण, अगस्त और सितंबर। मानसून के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से अगस्त और सितंबर में। ऑन द बैक ऑफ द वेदर, ठीक है, ऑन द बैक ऑफ मतलब के कारण वेदर मॉडल्स, मौसम मॉडल जो संकेत दे रहे हैं इंडिकेटिंग, जो क्या है वेदर मॉडल जो है जो कि इंडिकेट इशारा दे रहे हैं, किस चीज़ का इशारा दे रहे हैं दोस्तों, एल नीनो का, यानी एक क्या है जलवायु घटना का। जलवायु घटना क्या है वो दोस्तों वो बताते हैं कि उसमें क्या होगा, क्योंकि मौसम मॉडल एक एल नीनो का संकेत दे रहे हैं। वो क्या चीज़ है कि चक्रीय घटना, यानी बार बार होने वाली साइक्लिकल फिनोमिनन, बार बार होने वाली घटना, जहाँ पे क्या होता है कि हीटिंग ऑफ द सेंट्रल क्या है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। आप इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के चक्कर में ना पड़ो, बस ये समझ लो कि गर्म होता है, जो बड़ा जो समुंदर होता है दोस्तों, उसका जब बीच का हिस्सा जो गर्म होता है, पूरी दुनिया का जो समुद्र, उसका जब बीच का हिस्सा गर्म होता है दोस्तों, तो उसकी वजह से क्या होता है, यानी मध्य पूर्व जो प्रशासन महासागर है जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, गर्म होता है 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ठीक है, यानी जिसमें प्रशांत महासागर का मध्य जो है भूमि वो का हिस्सा 1% सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो जाता है, और उसकी वजह से बारिश कम होती है। ये ऐसा हुआ है, कॉरेस्पेंडेंट यानी एक साथ हुआ है 9 आउट ऑफ 16 टाइम, 16 में से 9 मरतबा हुआ है सिंस 1950 में से 16 मरतबा ऐसा हुआ है टू अ डेफिशिएंट मानसून, यानी बहुत ही कम मानसून। यानी जो कारण बना है दोस्तों, जब भी वो जो है पानी जो है वहाँ पे हीट हुआ है बहुत ज़्यादा 1 डिग्री सेल्सियस में, तब जो है डेफिशिएंट मानसून हुआ है, यानी बारिश की कमी हुई है। यानी जो 1950 के बाद से 16 में से 9 बार जुड़ा हुआ पाया गया। टू डिफिशिएंट मानसून का मतलब होता है दोस्तों कम बारिश वाला मानसून। ठीक है, IMD को इस बार यानी एक मरतबा मतलब IMD को इस बार क्या है मानसून के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से में कमज़ोर मानसून की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि मौसम मॉडल एक एल नीनो का संकेत दे रहा है, यानी इसका क्या भाई, ये एक चक्रीय घटना है जिसमें प्रशांत महासागर का मध्य हिस्सा जो है होता है ना, बीच का जो हिस्सा होता है दोस्तों 1.C डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो जाता है, और 1950 के बाद से 16 में से 9 मरतबा ये कम बारिश वाले मानसून से जुड़ा हुआ पाया गया। जब भी इस तरीके से ज़्यादा गर्म होता है तो उस वक्त बारिश कम होती है। तो यानी एल नीनो क्या चीज़ है, आप ये समझो कि आप ये समझ लो कि बहुत बड़ा समुद्र है जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। अब हवा पानी को एक तरफ धकेलता है, हवा क्या करता है, पानी को एक तरफ धकेलता है भारत की तरफ। जैसे जब हवा पानी की तरफ धकेलता है तो भारत की तरफ क्या बादल आ जाते हैं और अच्छी बारिश होती है। लेकिन जब एल नीनो आता है, यानी समुद्र का पानी जब बीच में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हवा का जो सिस्टम दोस्तों बदल जाता है, यानी जो बादल भारत की तरफ कम, फिर क्या होता है, बादल भारत की तरफ कम होते हैं, इसलिए क्या है बारिश कम हो जाती है। तो नॉर्मल विज एल नीनो, सिंपल विजुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल सिचुएशन अच्छा मानसून, जब अच्छा मानसून होगा, अच्छी बारिश होगी, तो वहाँ पे हवा सही दिशा में चलेगी, बादल भी भारत की तरफ आएंगे तो अच्छी बारिश होगी। लेकिन जब एल नीनो सिचुएशन होगा जिसमें तो कम बारिश होगी, क्योंकि समुद्र बीच में गर्म हो जाता है और हवा कमज़ोर हो जाती है, तो बादल भारत तक नहीं पहुँच पाते, तो बारिश तो क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। यानी समुद्र ज़्यादा गर्म तो हवा में गड़बड़ी होगी, और बादल कम होगा, जब बादल कम होगा तो बारिश भी कम होगी। ये पूरा इसका मतलब। होप कि आपको समझ में आया दोस्तों। चलो एक लाइक कर दो।
कह रहे कि जो टाइमिंग ऑफ इल नीनो मैटर, इल नीनो का जो टाइमिंग है वो मैटर करता है बहुत, यानी उसका इम्पोर्ट। इफ़ द टेम्परेचर, अगर जो टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर हैपेंस, अगर बढ़ना ऐसा आउटसाइड ऑफ द मानसून, यानी मानसून के मौसम के अलावा कभी और टेम्परेचर बढ़ जाए, किसी और मौसम में बढ़ जाता है तो कोई मसला नहीं है मानसून में। इट्स सिंपल जो उसका प्रभाव है ऑन द मानसून पर इज़ नॉट एज थ्रेटिंग, वो खतरनाक नहीं होता है। यानी इल नीनो कब होता है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर तापमान मानसून के महीनों के बाहर बढ़ता है, यानी महीनों, जब मानसून का महीना होता है उसके बाद में कभी अगर तापमान बढ़ गया तो दोस्तों, तो इसका असर उतना ख़तरनाक नहीं होता। नॉट एज थ्रेटनिंग मतलब होता है ज़्यादा नुकसान नहीं करता। इन दी 19, चलो हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों, ओके, यहाँ से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि इन 2019 में, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो द IMD ने उम्मीद की थी कि लेस देन नॉर्मल रेनफॉल, यानी सामान्य से कम जो है बारिश होगी इन अप्रैल में, बिकॉज क्योंकि इल नीनो जो है ना, जैसे जो कंडीशन थी वहाँ पर थी मौजूद ऑन द हराइजन। ये शानदार ओडियम है, क्या बोलता है, ईडियम है, आने वाली। ऑन द हराइजन का मतलब है कि इस तरह कंडीशन आने वाली थी। पैराडॉक्सिकली, क्या ज़बरदस्त इंग्लिश लिखता है यार, लेकिन उल्टा हुआ। पैराडॉक्स का मतलब होता है उल्टी परिणाम। पैराडॉक्स का मतलब उल्टा परिणाम से देखा जाए कि इंडिया में आखिरकार क्या हुआ, विथ अबव नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल, बारिश ज़्यादा हो गई। क्यों? बिकॉज दैट हीटिंग, वो जो गर्म जो हुई थी दोस्तों इल नीनो की वजह से, वाज नॉट, वो इतना मजबूत नहीं था एज एक्सपेक्ट, जैसा उम्मीद है, उतनी गर्मी नहीं हुई थी। यानी और भारत में क्या है, ज़्यादा बारिश हुई क्योंकि जो तापमान जो है उतना नहीं बढ़ा जितना सोचा गया था। द हीटिंग वाज नॉट एज एक्सपेक्टेड। कह रहे कि दिस ईयर टू, इस साल भी क्या है, द IMD उम्मीद कर रहा है द इंडियन ओशन क्या है, डियापोल में, इंडिया के जो समुद्र डियापोल में वुड काउंटर, वो क्या करेगा, रोक देगा द डिसिकेटिंग, ठीक है, डिजिकेटिंग मतलब होता है सुखाने वाला जो प्रभाव है, ओके। डिजिकेटिंग इम्पैक्ट जो होगा ऑफ द इल नीनो वो कम कर देगा। यानी इस साल भी IMD की उम्मीद है कि इंडियन ओशन जो है डिपोल एल नीनो के सुखाने वाले असर को कम करेगा। काउंटर का मतलब होता है रोकना, कम करना, ठीक है। डिजिकेटिंग मतलब होता है सुखाने वाला। इन अ ईयर कह रहे कि इस साल अभी सबसे चिंता की बात पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात के हैं। इन ईयर, एक ऐसे साल में वे जहाँ के द मोस्ट कंसर्न, सबसे चिंता वाली जो बादल से, यानी जो खतरा जो मंडला रहे हैं दोस्तों ऊपर, एज ऑफ नाउ अभी के लिए, वो क्या है दोस्तों, आर द वार लाइक जो कंडीशन, वार लाइक वंस ओवर वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में युद्ध जैसे हालात है। वार लाइक क्लाउड्स मतलब है युद्ध का खतरा, असली बादल नहीं। और गैस व खाद की कमी किसानों को की परेशानी है ना। चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं, इसको ऊपर हो गया, अब हम इसको ऊपर करेंगे आपके लिए। तो शॉर्टेज ऑफ गैस क्या है, गैस और फर्टिलाइज़र, खाद की कमी कुड वर्सन, बहुत बुरी बना सकता है फार्मर के जज्बात को, फार्मर के सिचुएशन को। ऑन टॉप ऑफ दिस द वीक रेन, कमज़ोर बारिश होने की वजह से, टॉप ऑफ का मतलब ऊपर से, कमज़ोर बारिश भी हो रही है और दोस्तों फर्टिलाइज़र और गैस की भी कमी है। दोनों हालत की वजह से किसान की हालत हो सकती है बद से बदतर। अब क्या हो सकता है, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना, गवर्नमेंट चाहिए कि इमीडिएटली तुरंत क्या कर शुरू करे तैयारी, शोरअप को, फर्टिलाइज़र को जमा करें, फर्टिलाइज़र स्टॉक्स को, इक्विटेबल वाटर, और उसी तरीके से वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी पानी का बंटवारा हो, पानी को इधर उधर दिया जाए, पर्टिकुलर खास तौर पे इन रिजर्वर्स, यानी जहाँ पे पानी को जमा गया था, रिजर्वर्स उसको बोलते हैं, दैट आर, जो कि हो सकता है लाइकली टू बी स्ट्रेस, कि वो दबाव में पड़े। क्यों भाई? क्योंकि जहाँ पानी जमा किया जाता है दोस्तों वहाँ पे है पानी कम। अब जब पानी कम क्यों है? क्योंकि रेन की कमी होने वाली है, यहाँ तक कि खुद सूखा पड़ने वाला है। अब वो स्ट्रेस दबाव में क्यों है? पानी कम है और खपत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अभी से सरकार को तैयार करना चाहिए, एंड और प्रोवाइड और दे टाइमली, यानी टाइम पर एडवाइजर्स
एडवाइजरीज यानी मशवरे दें टू फार्मर्स, ठीक है, किसानों को ऑन ऑप्टिमल अच्छे से अच्छे सोइंग प्रैक्टिस को, यानी अच्छे से अच्छे सोइंग प्रैक्टिस बोलते हैं बीज बोने वाले का जो काम होता है, बीज बोने का जो काम है उसको कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके ताकि जो है अच्छी तरीके से जो उसका रिज़ल्ट है, परिणाम वो अच्छा आए। तो उस चीज़ पर गवर्नमेंट को टाइम पर जो है क्या है एडवर्सरीज, जिसको एडवर्सरी नहीं होगा तो उसको क्या इसका तो प्रश्न देख लेना तुम, क्या यानी एडवाइस मशवरा देना चाहिए, ठीक है। यानी सरकार को तुरंत तैयारी शुरू करनी चाहिए और क्या कहे खाद का भंडार मजबूत करना चाहिए, ठीक है। पीने को जो है बराबर बांटना चाहिए, पीने के पानी को इक्विटेबल सबको जो है बराबर देना, खासकर उन क्या है जलाशयों में जहाँ दबाव में होंगे, जो दबाव में होंगे यानी उन जिन पर ज़्यादा बोझ होगा, और किसानों को सही समय पर सही तरीके से बोने की सलाह भी देनी चाहिए। सही समय का सलाह ऑप्टिमल सबसे अच्छा तरीका टाइमली, ठीक है। एडवाइजरीज सॉरी अब आया, सही समय की सलाह देनी चाहिए। चलिए दूसरा एडिटोरियल है दोस्तों हम पढ़ेंगे। दूसरा एडिटोरियल भी काफ़ी अच्छा है, आपको पसंद आएगा, ठीक है। पानी वानी पीना है तो पी लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, डिवाइस यंत्र, मैनेस का मतलब क्या हो गया, उसका जो बुरा असर है, डेंजर खतरनाक है ना, उसको बोल रहे हैं। कह रहे कि लोन जो ऐप जो होते हैं, जो कि लोन का जो ऐप्स होता है दोस्तों, जो लोन देने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो ऐसे इलाकों में रहते हैं दोस्तों जहाँ पे गवर्नमेंट का नियम ज़्यादा चलता नहीं है। अगर गवर्नमेंट का नियम है तो कोई फॉलो नहीं करता, तो ऐसे इलाकों में ये लोन का ऐप जो है ना बहुत ज़्यादा चलता है। जो डिजिटल आपने देखा होगा दोस्तों स्टोर्स में कि लोन चाहिए कि भाई लोन ले लो, कह रहे कि लोन जो है ये जो ऐप है ये ऐसे फंक्शन ऐसे इन रेगुलेटरी यानी कानून के हिसाब से जो अंधेरा एरिया है, यानी जहाँ पे कानून ज़्यादा चलता नहीं, और ये क्या करते हैं प्रॉमिस भी करते हैं इजी क्रेडिट के, आसानी से हम आपको पैसे भी दे देंगे। तो ये ऐसी जगहों में चलेंगे इस तरह के लोन ऐप जहाँ पे ज़्यादा जो है ना दोस्तों गवर्नमेंट का नियम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग गलत करेंगे तो कोई उनको पकड़ने वाला नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। कह रहे ये देखिए आप, इन द केस ऑफ नितिन राज के केस की बात करें, जो पहले साल फर्स्ट ईयर जो दांत डेंटल स्टूडेंट था दोस्तों, जो दांत के बारे में सीख रहा था, MBBS में भी सीखते हैं शायद कानपुर में, वो डाइट जो कि मर गया पिछले हफ्ते। क्यों भाई? आफ्टर फॉलिंग, गिर करके फ्रॉम द अटॉप 5 स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर से गिर गया। कह रहे कि द पुलिस ने हैव आइडेंटिफाइड, पहचाना कि हैरासमेंट इसके पीछे रीज़न तक परेशान कर रहे थे ओवर अ लोन के मसले पे को लेकर के, दैट ही सिक्योर जो कि उसने लिया था वाया एन ऐप के ज़रिए एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के मदद करने वाला फैक्टर, यानी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि इसके अंदर हरासमेंट जो है ना, लोन के मसले में जो हरासमेंट था ये कंट्रीब्यूटिंग यानी ये मदद कर रहा है इस वास्तव को जानने के लिए, इस हकीकत को जानने के लिए कि हरासमेंट ही एक चीज़ है जो जिसने नितिन राज को मजबूर किया कि वो सुसाइड कर ले। लेकिन एक दूसरा भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इस हकीकत को जानने के लिए, वो क्या है कि हिज डेथ, उसका जो डेथ इज़ द थर्ड, एक तीसरा हाई प्रोफाइल बोलते हैं ऐसे लोगों सुसाइड करे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ये तीसरा हाई प्रोफाइल सुसाइड है दोस्तों, जो कि जुड़ा हुआ है एक लोन ऐप से इन केरला के अंदर विद इन 4 मंथ, 4 महीने के अंदर इस तरह की तीसरी हाई प्रोफाइल सिंस जनवरी से ओवर 35 जो है कंप्लेंट, शिकायतें जो हैं रिलेटेड टू दीज ऐप्स, इस तरह के जो ऐप्स हैं दोस्तों उससे जुड़ी हुई जो हैव बीन रजिस्टर की गए हैं त्रिवेंद्रपुरम रूरल एरिया में। इस देहात के जो इलाका जो त्रिवेंद्रपुरम रूरल एरिया में अकेले सिर्फ त्रिवेंद्रपुरम में 35 शिकायतें दर्ज की गई है। तो चूँकि वहाँ पे रेगुलेटरी डार्क एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा जो है रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं या गवर्नमेंट जो उतनी एक्टिव नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए जो है ये लोग एडवर्टीजमेंट ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं दोस्तों। कहने के राज के केस में बात है, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो साथ ही में जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, और ऑल्सो ये इस बात को भी जांच कर रहे हैं, इस आरोपों को भी जांच कर रहे हैं, प्रूविंग एलिगेशन ऑफ कास्ट बेट के जात पात के नाम पे कि भाई दलित और ब्राह्मण ये क्या क्या जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है दोस्तों, कि जात पात में जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कि उसके कॉलेज में क्या इसकी वजह से भी क्या भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, किस फैक्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, मदद कर रहा है कि भाई उसकी सुसाइड कैसी हुई, क्या ये भी एक फैक्ट है कि इसकी वजह से भी हुआ। एंड द नेशनल और कमीशन जो फॉर स्केजुअल कास्ट, ये पूरा नाम है दोस्तों,
कास्ट के लिए हैज़ उसने मांगा है सॉट आ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट मांगी है फ्रॉम द राज्य पुलिस से अंडर अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी है कि भाई इसकी जो मौत हुई है वो क्यों हुई है, क्या कास्ट का कोई मसला था या लॉन का मसला था। ठीक है दोस्तों, तो हम ऊपर कर लेते हैं, कह रहे कि ये जो दीज ऐप्स है, ठीक है, वंस कोई अगर इंस्टॉल करता है दीज ऐप्स, क्या करता है, फ़ोन निकाल लेते हैं दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी निकाल लेते हैं, फ़ोटो गैलरीज भी निकाल लेते हैं आपका, और जीपीएस डाटा भी निकाल लेंगे फ्रॉम द यूज़र, जो इस्तेमाल करने वाले जो यंत्र यूज़र के डिवाइस से, यानी जिसने इंस्टॉल किया उसके डिवाइस से, और उन डाटा को एक्सपोर्ट कर देंगे दोस्तों देम टू ऐसे सर्वर को, ऑफ्टन जो कि अक्सर बेशतर वो डाटा कहाँ है, ऐसी जगहों में, ऐसे सर्वर्स में जाके जो कि नॉर्थ इंडिया में होंगे चाहे, या फिर ये कि ओवरसीज़, यानी ओवरसीज़ बाहर से जाकर के, जैसे ही आप इस तरह के ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है दोस्तों सब के सब आपके मोबाइल से निकाल करके ये लोग चाहे तो अपने पास रखते हैं या किसी थर्ड पार्टी को करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ताकि वो जो दूसरे ऐप्स हैं दोस्तों उनको भी, चूँकि ये सिस्टम है एडवर्टीज़मेंट का। एडवर्टीज़मेंट क्या सिस्टम होता है कि मान लो कि मुझे अगर चाहिए पैसा, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, ऐप इंस्टॉल कर दिया, अब जो मेरे उसमें जो मोबाइल नंबर में जो लोगों के फ़ोन नंबर, उसको भी ये लोग कांटेक्ट कर लेंगे। अब क्या होगा, इनके दो सूरत में करते हैं, चाहे तो इनको एडवर्टीज़मेंट करना है, या दूसरा ये कि रेफरेंस के तौर पे कि अगर इसने नहीं दिया तो दूसरे को हम पकड़ेंगे जो इसके जानने वाले लोग हैं, इस हिसाब से भी करते हैं। और तीसरा ये है कि बस उनको एक टारगेट चाहिए, जो वो ये जो हमारे साथ जो लोग होते हैं वो भी एक, जो कि आमतौर पे ये लोग क्या सोचते हैं कि हमारे मोबाइल में मेरी ही मानसिकता टाइप के लोग होंगे, इसीलिए मैंने उसका नाम रखा, तो इसीलिए जो है दूसरे लोगों पे टारगेट करते हैं। ये फ्री पेमेंट अगर जो है दोबारा जो पेमेंट अगर उसको टाल दिया जाए, यानी देर कर दिया जाए, तो रिकवरी एजेंट जो रिकवर करने वाला होता है, एजेंट्स जो है ना स्पीडली बहुत बुरी तरीके से बढ़ा देता है रैंप अप का, मतलब हरासमेंट को, परेशानी को हरासमेंट करना शुरू कर देता है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है बार बार रिपीटेड अब्यूजिव कॉल, गाली वाले कॉल्स भी करते हो, दे सवरे पैसे, इस तरह के बाद टू द बोरोवर जिन्होंने उधार लिया है, हैरेसिंग उनको परेशान करते हुए पर्सन उन लोगों को जो कि लिस्ट क्या कहता है एज ए रेफरेंस, बल्कि जब आप लोन लेते हो तो उसमें गारंटीड के तौर पे एक आदमी को लिस्ट करना पड़ता है कि भाई अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हो तो देगा कौन लोन, तो रेफरेंस उसको बोलते हैं। रेफरेंस के तौर जैसे अपने भाई का नाम दे दिया, बहन का, या आप ये कि किसी अपने दोस्त का जानने वाले ऑन द लोन एप्लीकेशन पर उसको भी परेशान करते हैं, इन्फ्लिक्टिंग और फैलाते हुए रिप्यूटेशनल डैमेज, यानी जो उसकी शोहरत थी, जो उसका एक इज्जत होता है हर एक इंसान का, उसको नुकसान पहुंचाते हैं ये लोग, और लोगों में बोलते हैं कि ये लोन नहीं दे रहा, लोन खा के बैठ गया, जो उसके लोग आते रहते हैं। तो केरला में केरला में ख़ास तौर पे हैज़ वो रखता है हाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन का दखल, स्मार्टफोन यूज़ करने वाले बहुत हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अंदर डालना, यानी स्मार्टफोन जो है वो केरला के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गया। क्या मतलब है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने में, एंड डिजिटल यानी इंटरनेट से के बारे में जानकारी उनको बहुत ज़्यादा होती है, बट डिजिटल लिटरेसी तो है लेकिन उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। बट नॉट नेसेसरली, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई डिजिटल लिटरेसी हो तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी है ना, कि रूल रेगुलेशन क्या होना चाहिए, अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका उस बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो आमतौर पर फंस जाते हैं दोस्तों। बट नॉट नेसेसरीली कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो, एंड अ लार्ज स्टूडेंट, और बहुत बड़े जो स्टूडेंट की जो आबादी पॉपुलेशन है विथ अर्जेंट, उनको ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल क्रेडिट की नीड्स ज़रूरत पड़ती है। इसके बावजूद कि आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस जारी की है, डिजिटल यानी डिजिटल के हिसाब से अगर आप किसी को लोन देते हो या लेते हो उसकी गाइडलाइंस हैं, फिर भी प्रीडेटरी जो ये क्या करने वाले, शोषण करने वाले जो ऐप्स हैं वो लैंड देते हैं बगैर किसी रेगुलेटेड स्टेटस, बगैर किसी रूल रेगुलेशन के, ये समझ लो, और झूठ बोल फैब्रिकेट गढ़ते हैं कि उनका जो है ताल्लुक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी पार्टनरशिप से साझेदारी, यानी वो सबको बोलेगा भाई हमारा इस बैंक से ताल्लुक है, सब झूठ बोलते हैं, और रूट और पैसे को, फंड्स को इधर से उधर लेके जाते हैं दोस्तों थ्रू ओपेक गेटवे, गलत तरीके से। यानी आपका पैसा, जैसे आपने लोन से जो आपने पैसा लिया है, अब वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं, बोलते तो हैं कि हम दूसरे बैंक से ले रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हो, अब वो कहाँ से ला रहा है, तो कुछ भी क्लियर आपके सामने बात नहीं करेंगे। कौन सी फीस, और जो फीस जो है अगर आपने पेमेंट नहीं किया है टाइम पे तो उसका क्या फीस है उसको भी नहीं बताते क्लियर तरीके से। एंड डिसबर्सल कंडीशन, जो राशि का जो तकसीम होती है, जो उसका राशि जब उसकी ज़्यादा हो जाती है तो राशि को देते वक्त जो डिडक्शन होता है उस वक्त जो कितना आप डिडक्ट, एक तो ये है कि फ़ीस है कि भाई हम इतना फ़ीस काटेंगे, उसके बाद जब हमने आपको राशि दे दिया,
अब उसमें सर्विस चार्ज के नाम से भी फीस काटते हैं, वो सब भी कोई चीज़ क्लियर नहीं करते। एंड प्रोवाइड और देते हैं प्रोवाइड नो ग्रीवेंस, शिकायत का कोई सिस्टम मैकेनिज्म, यानी कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। और अगर कस्टमर सपोर्ट होगा तो दोस्तों तो वो जो है जो कस्टमर को देने वाला आमतौर पे कोई फ़ोन ही नहीं उठाता, कोई जवाब ही नहीं देता, और अगर होगा भी तो वो कोई आउट ऑफ कंट्री होता है, किधर होता है कुछ पता नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए जो है ये सारे रूल रेगुलेशन है, आरबीआई ने सब कुछ जारी किया है, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। कह रहे कि दीज ऐप्स जो है, ये जो ऐप्स है ये आर एबल टू ऑपरेट, ये क्या है दोस्तों, दीज ऐप्स ये इस बात के समक्ष होते हैं क्या है कि वो चालू रखे चलाएं अपने ऐप को, बिकॉज क्योंकि वाइल दी, जबकि आरबीआई रेगुलेट्स फाइनेंशियल एंटिटीज़, क्यों, इसलिए कि आरबीआई जो है वो रेगुलेट्स करती है फाइनेंशियल एंटिटीज़ को, यानी गवर्नमेंट के उसको किसको करती है दोस्तों। आप ये समझिए कि ये ऐप क्यों इसलिए चल पाते हैं, क्योंकि आरबीआई तो सिर्फ वित्त संस्थानों को नियंत्रण करती है ना, रेगुलेट्स फाइनेंशियल एंटिटीज़, जो फाइनेंशियल जो एंटिटीज़ है उसको क्या करती है दोस्तों, नियंत्रण करती है। रेगुलेट्स का मतलब होता है नियम बनाती है उनके लिए, लेकिन असली नुकसान ऐप और डेटा के स्तर पर होता है। द हार्मफुल एंटिटीज़, जो हार्मफुल जो असल नुकसान है, जो हार्मफुल एंटिटी जो होती है दोस्तों, ऑपरेट्स इन द ऐप, जो कि ऐप के अंदर चालू होते हैं या ऐप के ज़रिए वो हार्मफुल जो है वो होते हैं दोस्तों। तो इन द ऐप के अंदर जो होता है दोस्तों, एंड डाटा लेयर्स, और डाटा के स्तर पर होता है। यानी ये ऐप इसलिए चल पाते हैं क्योंकि आरबीआई तो सिर्फ वित्त संस्थानों को नियंत्रण करती है, ठीक है, लेकिन असली नुकसान जो होता है, द हार्मफुल एंटिटी जो होता है, ये ऐप और डेटा के स्तर पर होता है। डेटा लेयर्स का मतलब होता है डेटा के स्तर पर होता है, यानी डेटा इधर से उधर करते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, सारी चीज़ क्लियर कट नहीं होती है वहाँ पे। एज अ फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना चाहिए, एज अ फर्स्ट सिस्टम सबसे पहले क्या करना चाहिए कि स्मार्टफोन मेकर, जो स्मार्टफोन बनाने वाले मस्कन से, उनको सोचना चाहिए कि वो ज़रूर वो इस चीज़ को क्या है अपने ध्यान में लाएँ कि एक ओएस लेवल का सैंडबॉक्स, यानी एक सुरक्षा की कवच तैयार करें, जिसमें क्या हो, कोई भी ऐप, एनी ऐप जो कि जिसको इस श्रेणी में रखा जाए फाइनेंशियल, जैसे ही कोई भी ऐप अपने ऐप स्टोर में लोड कर रहा है तो स्मार्टफोन वाले को फ़ोन क्या करना चाहिए, टेक्निकली उसको रोक देना चाहिए, बार्ड फ्रॉम द एक्सेसिंग, कि वो किसी भी तरीके से देख ना पाए किसके कॉन्टेक्ट्स को, फ़ोटोज़ को और दूसरी चीज़ें। कि जैसे ही कोई ऐप डाली जा रही है दोस्तों स्टोर के अंदर, तो जैसे ही ऐप वालों को पता लगे कि उनको चाहिए कि फ़ौरन जो है उसको ऑटोमेटिकली जो है ना ऊपर से ही मोबाइल के अंदर वो उसको रोक दे। यहाँ तक कि अगर इवन इफ़ द यूज़र, अगर जो है अगरचे जो इस्तेमाल कर रहा है उस ऐप को, वो अगर परमिशन दे भी दे कि भाई ठीक है हमारे कॉन्टैक्ट को देख लो, फिर भी टेक्निकली जो है ना उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए ऐप की तरफ से, ऊपर की तरफ से। द ऐप्स कहने के इस तरह के ऐप के जो कॉल सेंटर्स जो होते हैं आर ऑल्सो ऑफ्टन, ज़्यादातर जो है ये कहाँ ट्रेस टू पता लगाया जाता है, इनको जब ट्रेस किया जाता है तो वो दूसरे राज्यों में, टू अदर स्टेट, दूसरे राज्यों में मिलते हैं या दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं, जो कि पहुँच बियॉन्ड द रीच ऑफ लोकल पुलिस के पहुँच से बाहर होते हैं। सेकंड, दूसरा क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को दोस्तों, अब हम ऊपर कर लेते हैं, सेकंड पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या करना चाहिए दोस्तों, इंडिया को ज़रूरत है कि कानून बनाए, लेजिस्लेशन कानून बनाए विथ प्रिजन के, उनको जेल की सज़ा के साथ, जिसमें जेल की सज़ा हो दोस्तों, एंड हैवी फाइन और भारी जुर्माना हो फॉर इलीगल, गैर कानूनी वाली डिजिटल लैंडिंग को, यानी जो डिजिटली, यानी जो ऐप के ज़रिए जो उधार देने वाले जो ऐप है, अगर वो इलीगल है तो उसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। व्हेन एन ऐप, जब एक ऐप को हटा दिया जाता है, अभी ये देखिए जब एक ऐप को हटा दिया जाता है फ्रॉम ए स्टोर, ठीक है, स्टोर से अगर किसी ने स्टोर से हटा दिया दोस्तों, तो क्या होगा, तो फ़ौरन ही वो तुरंत क्या करते हैं दोस्तों, दूसरा ऐप बना लेते हैं। तुरंत क्या करते हैं, या डायरेक्टरी से हटा दिया जाता है तो इट्स डेवलप, जो उसके जो डेवलपर हैं रीलॉन्च, दोबारा शुरू कर देते हैं तुरंत दूसरा ऐप अंडर अ न्यू नेम। थर्ड क्या है दोस्तों, तीसरा क्या होगा कि द गवर्नमेंट जो है वो मैंडेट करे, यानी अनिवार्य करार दे, ज़रूर करे, ऑल फाइनेंशियल ऐप्स, जितने भी फाइनेंस वाले जो ऐप हैं वो रखें क्रिप्टोग्राफिकली, के मतलब होता है क्लियर कट, साफ़ सुथरा, हस्ताक्षर किया हुआ सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए ऑफ एसोसिएशन, कि वो किस चीज़ का होना चाहिए कि वो जो है एक रेगुलेटेड यानी लीगल बैंक से जुड़े हुए हैं, या NFB
NBFC से जुड़े हुए, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ऐप, और ऐप स्टोर्स, और ऐप स्टोर्स जो है वो चेक करे इन लिस्टिंग्स को, यानी इस तरह के जो फाइनेंशियल ऐप की जो लिस्टिंग होती है कि भाई किस हिसाब से चेक करे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सूची लिस्ट है उसके हिसाब से चेक करे, भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या डिमांड है कि इस तरह के ऐप में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो ऐप स्टोर को चाहिए कि वो चेक करे कि भाई देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दिया है क्या ये ऐप इसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, तो उस हिसाब से जो वाइट लिस्ट की जो सूची है उस हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए, यानी ऐप स्टोर को चेक करना चाहिए बिफोर इट इज़ पब्लिश्ड, बिफोर इट गोज़ टू लाइव। ओके, तो इस हिसाब से चेक करना चाहिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि दिस इज़ ऑल्सो ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वाई, इसी वजह से क्या है, क्यों तो केरला गवर्नमेंट जो है इज़ मलिंग, है ना, सोच विचार कर रही है, मलिंग मतलब सोच, गहरी सोच, न्यू लेजिस्लेशन, नए एक बिल का टू रेगुलेट, कानून बनाने के लिए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को, कि डिजिटल जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, यानी ऐप्स है, इस तरह को कानून के अंदर में लाने के लिए एंड एम्पावर, और मजबूत करने के लिए, है ना, स्थानीय पुलिस को के उनके खिलाफ टू एक्ट के वो किसी भी उनके खिलाफ कार्रवाई इस अगेंस्ट ऐप्स ऑपरेटिंग जो कि चालू हो रहे हैं, चल रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, बाहर के राज्यों से, आउटसाइड द स्टेट, तो वो इस चीज़ के लिए बिल लाने की कोशिश कर रही है। कौन से दोस्तों, केरला की गवर्नमेंट। चौथी बात यह है दोस्तों, द कंट्री नीड्स, कंट्री को ज़रूरत है रिगरस, सख्त डिस्क्लोजर, यानी जो डिस्क्लोजर बोलते हैं, आप एक बात को डिस्क्लोज करते बताते हैं, यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए किस चीज़ पर, ऑन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, क्या है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स के मसले पर साफ सुथरी बातचीत होनी चाहिए। हर क्या है कंट्री, यानी कोई भी ऐप हो तो उनको चाहिए कि डिस्क्लोज करे, सारी बात खुल कर करे, रिगरस, सख्ती से जो है डिस्क्लोज हो, सारी बात खुल के हो, किस चीज़ पर भाई, क्या स्टैंडर्ड है आपका इंटरेस्ट रेट का, उस चीज़ पर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर हो और इस चीज़ पर हो, एंड फीस, और क्या क्या फीस आप कटेंगे, कितना फीस काटेंगे, उस चीज़ पर रिगरस डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी सारी चीज़ खुल के सामने आनी चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए दोस्तों। और रिकवरी कंडक्ट के रिकवरी के, जब आप रिकवर कर रहे हैं या आप पैसे ले रहे हैं, कोई बंदा दे नहीं पा रहा है, तो उसका क्या रूल रेगुलेशन, अब ये नहीं कि कोई भी बदतमीजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टर KYC, नो योर कस्टमर होना चाहिए, ओब्लिगेशंस होना चाहिए, जिम्मेदारियाँ होना चाहिए ऑन पेमेंट एग्रीगेटर्स पर, पेमेंट एग्रीगेटर्स पे, यानी पेमेंट किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है, और कौन बीच में इसका ले रहा है, इसको बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। जो पेमेंट इधर से उधर जाता है उसको बोलते हैं एग्रीगेटर्स। जो लोग पेमेंट इधर से उधर लेके आते हैं उनका जो कस्टमर, नो योर कस्टमर जो है ना, KYC अच्छे से होना चाहिए। बाद मरतब पता ही नहीं चलता है कौन इसका मालिक, कौन है इस ऐप का। लोग जो झूठ बोलते रहते हैं कि हमने जो है, हमारा उस बैंक से ताल्लुक़ है, हम वहाँ से करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारा फ्रॉड होता है। एंड रिस्क और खतरे का झंडा लगा, रिस्क फ्लैग लगाना चाहिए उन UPI ID पर जो कि जुड़े हुए हैं विथ लैंडिंग ऑपरेशंस, यानी लोन देने वाले कामों से जो जुड़े हुए हैं, और वो ऐसी UPI ID जो कि लैंडिंग ऑपरेशन से जुड़े हैं, लेकिन उन UPI ID पर क्या है, हाई, बहुत नेगेटिव कमेंट से लोगों का रेट भी, उनका जो है, जो उनकी रेटिंग है वो भी गिरी हुई है। समझिए, इसको हम बात करेंगे, है ना। क्या है यहाँ पे आप देखिए, जो कि जुड़े हुए विथ अ हाई कंप्लेंट, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट रेटिंग लगा रखी है कि भाई ये अच्छा नहीं है, तो उस पर भी जो है गवर्नमेंट की ऐसी UPI ID पर या ऐसी ऐप पर जो है गवर्नमेंट वहाँ पर एक क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर या कुछ चेतावनी का निशान डाल दे, ताकि लोग जो है सामने वाले देखें भाई ये ऐप तो बड़ी ख़तरनाक है, इस ऐप ने धोखा कर रखा है, फ्रॉड कर रखा है। और इसमें सबका काम है, गवर्नमेंट का भी काम है, जो ऐप स्टोर वाले हैं उनका भी काम है, जैसे एंड्रॉयड वाले हैं, आपका एप्पल वाले हैं। तो शानदार है दोस्तों। अब तो ये एडिटोरियल ख़त्म हो गया, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कैसा लग रहा है। ओके, बाय, टेक केयर।